हेलो दोस्तों, तो लास्ट अपन ने जो पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, आज क्या पढ़ेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलागुण है ना, ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो बल एवं बलागुण ये आपको ध्यान से समझना है कैसे। तो मैंने आपको बताया था एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र देखो इस तरह से समांतर विद्युत बल रेखाओं या समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से व्यक्त करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र ई को। एक समान विद्युत क्षेत्र ये, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर, अब यहाँ कोई विद्युत द्विध्रुव रखना है आपको, तो अपन क्या है, जनरल जो सामान्य समीकरण निकालेंगे उसके लिए क्या सामान्य स्थिति में रखेंगे। सामान्य स्थिति मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी भी कोण पर ये एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया। विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या बताया था? दो आवेश जिनका परिमाण क्या है, समान, ठीक है, -q और +q, और वो अल्प दूरी 2a पर रखे हुए हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है बताओ? विद्युत द्विध्रुव। तो ये एक विद्युत द्विध्रुव है AB, इसको हमने क्या किया बताओ? AB एक विद्युत द्विध्रुव है, इसको एक विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रख दिया है। तो जैसे ही आप रखेंगे तो इस पर कितना बल लगेगा और कितना बलागुण लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बल की बात करें, तो बल की बात कैसे करेंगे? देखो आप आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F/Q, ये पढ़ा है नहीं? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? Q0 × E। बल का फॉर्मूला हो जाएगा Q0 × E। इससे अपन क्या समझते हैं कि अगर E विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश रखा है तो उस पर कितना बल लगेगा? F Q0T। E विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश रखा है तो उस पर कितना बल लगेगा? F Q0T। इसी तरह यहाँ समझे एक समान विद्युत क्षेत्र E में +Q आवेश रखा है तो इस पर कितना विद्युत बल लगेगा? एक समान विद्युत क्षेत्र E में +Q आवेश रखा है तो इस पर बल कितना लगेगा? QE। और बल की दिशा किधर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। बल की दिशा किधर होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा F, विद्युत बल F QE। क्लियर है? अब गौर से देखो, एक आवेश अपना यहाँ भी रखा है, -Q रखा है नहीं, A बिंदु पर, तो इस पे भी बल लगेगा। अब देखो विद्युत क्षेत्र में यदि धनावेश रखा है तो धनावेश पे विद्युत बल लग रहा है इस दिशा में, और उसी विद्युत क्षेत्र में यदि ऋणावेश रखा है तो ऋणावेश पे बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा और ऋणावेश को आकर्षित करेगा। ठीक है, आप समझते हो ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इसका मतलब समझते हो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, मतलब इधर धनावेश होगा और इधर क्या होगा? ऋणावेश। अब चेक कर लो कि ये वाला धनावेश जो है इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और ये वाला धनावेश इसको क्या करेगा? आकर्षित। ठीक है, या आप सिर्फ सीधे ये भी याद रख सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई धनावेश रखा है तो उस पर विद्युत बल लगेगा F QE और विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और अगर ऋणावेश रखा है तो उस पर विद्युत बल लगेगा F QE। बल कितना लगेगा? QE। देखो आवेश Q है तो बल भी कितना लगेगा? F QE। और माइनस चिन्ह किसको दिखाता है बताओ? दिशा को बताता है कि ऋणावेश है तो बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये आपको क्लियर है? धनावेश पे विद्युत क्षेत्र में यदि धनावेश रखें तो उस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश रखें तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा नहीं। अब देखो दोनों बल परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है। दोनों बल परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है। देख रहे हो आप, दोनों का बलों का परिमाण समान है, QE और दिशा हो गई विपरीत। तो दो बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, तो ये एक दूसरे को निरस्त करते हैं। इसलिए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है बताओ?
शून्य। एफ नेट मतलब नेट फोर्स, परिणामी बल कितना होगा बताओ, शून्य होगा। बोलो होगा या नहीं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल हो जाएगा आपके पास शून्य। ठीक है। दूसरा देखो, अब बलाघूर्ण की बात करें तो ये दोनों बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत हैं, तो एक दूसरे को निरस्त करते हैं, तो परिणामी बल तो शून्य हो जाता है। लेकिन इन दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है। आप समझना, जैसे यहाँ कोई वस्तु रखी है, इस पर एक बल इधर लगाएं, एक बल इधर लगाएं, तो दोनों बल मान लो बराबर लगाए, एफ इधर लगाया, एफ इधर लगाया, तो दोनों बलों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, एक दूसरे को निरस्त करते हैं और इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यदि मैं बोलूं कि ये एक छड़ है ऐसी, इस पे एक बल लगाया इस दिशा में, एक बल लगाया इस दिशा में, दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को निरस्त करते हैं। परिणामी बल तो शून्य है, लेकिन ये छड़ अपने द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूमेगी, घूमने का प्रयास करेगी, ये दोनों बल इसे घुमाएंगे। तो अगर दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही होती है तब तो दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ क्रिया रेखा अलग होने के कारण ये इस वस्तु को घुमाने का प्रयास करते हैं, और जब कोई वस्तु घूमने का प्रयास करती है तो मतलब बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। तो आप देख पा रहे हो, दोनों बल हैं, दोनों का परिमाण समान है, विपरीत दिशा में, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं, लेकिन दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण ये इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे, जिससे बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। तो बलाघूर्ण कितना उत्पन्न होगा, तो बलाघूर्ण का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है। बलाघूर्ण ट्यो बराबर आर क्रॉस एफ, ऐसा पढ़ा है नहीं, ट्यो बराबर आर क्रॉस एफ। या फिर अपन अदिश रूप में लिखें, ये तो सदिश रूप में था, अदिश रूप में लिखें तो बलाघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, जिस बिंदु के सापेक्ष ले रहे हैं उस बिंदु से बल की लंबवत दूरी। तो ये पड़ा बलाघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक है। अब पूरे क्षेत्र में अपन किसी भी बिंदु के सापेक्ष बलाघूर्ण निकाल सकते हैं। हम सबसे आसान बिंदु लेते हैं जहां से लंबवत दूरी लेना आसान है, तो हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड डॉटेड ऐसे मिलाते हैं नीचे, इस आवेश से भी इधर डॉटेड लाइन खींचते हैं, दोनों को यहाँ मर्ज किया, ये बिंदु मान लेते हैं O। तो ये त्रिभुज बन गया ABO, यहाँ ये 90 डिग्री है। तो बिंदु O के सापेक्ष बलाघूर्ण लेते हैं। पूरे क्षेत्र में आप किसी भी बिंदु के सापेक्ष बलाघूर्ण ज्ञात कर सकते हो, जिसके लिए आसान है वो ले रहे हैं, O बिंदु के सापेक्ष ले रहे हैं अपन, है ना, क्योंकि O बिंदु से लंबवत दूरी निकालना आसान है। अब देखो आप, बलाघूर्ण का फॉर्मूला होगा बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल बताओ, बल ये वाला बल हो गया F, और इसकी लंबवत दूरी कहाँ से लेनी, लंबवत दूरी बिंदु O के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं बलाघूर्ण, तो बिंदु O के सापेक्ष ले रहे हैं, तो बिंदु O से इस बल की लंबवत दूरी। तो देखो आप, बल तो यूं लगा हुआ है यूं, और बिंदु O से इस पे लंब डाल दें, ये देखो ये लंब हो गया। तो इस बल की बिंदु O से लंबवत दूरी कितनी हो गई, OB। तो बिंदु O से लंबवत दूरी हो गई OB। क्लियर है। फिर प्लस देखो अब आगे एक और बल लगा हुआ है, F बराबर QE, तो एक बल और लिखेंगे, ये वाला F। अब बिंदु O के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो बिंदु O से इस बल की लंबवत दूरी, तो बिंदु O से इस बल की लंबवत दूरी कितनी है, 0। क्यों, समझना, जैसे आपके पास ये बिंदु O है, अगर बल यूं लगता है इस तरीके से तब तो ये क्या हो जाती बताओ, लंबवत दूरी, या फिर बल यूं लगता तो भी ये क्या हो जाती बताओ, लंबवत दूरी। लेकिन बल लगा हुआ है यूं, तो बताओ बिंदु O से इस पे लंब डाला जा सकता है क्या, नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये बल की क्रिया रेखा बिंदु O से ही गुजर रही है, तो लंब नहीं डाला जा सकता। जब लंब ही नहीं होगा तो लंबवत दूरी कहाँ से होगी, तो लंबवत दूरी नहीं होगी। जब किसी भी बल की क्रिया रेखा उसी बिंदु से गुजरे जिस बिंदु के सापेक्ष आप बलाघूर्ण ज्ञात कर रहे हो, तो उस बल के कारण बलाघूर्ण शून्य होता है। क्यों, क्योंकि लंबवत दूरी कितनी हो जाती है बता, शून्य। अगर बल यूं होता या यूं होता तब तो अपने पास लंबवत दूरी मिल जाती, तो लंबवत दूरी शून्य होगी इसकी, ये शून्य हो गई, तो इसलिए इसको अपन नहीं लिखते हैं, केवल एक ही लिखते हैं, ये वाला बल गुणा लंबवत दूरी, कुल बलाघूर्ण आ गया। अब देखें आप आगे, जब बलाघूर्ण आ गया तो F का मान यहाँ रखें, तो F का मान क्या आएगा बताओ, QE। तो F का मान रखो आप यहाँ पे QE, तो F बराबर अपन ने रख दिया QE,
ये तो पढ़ा है भी एफ बराबर क्यू ई, तो इसमें रखेंगे टाउ बराबर एफ की जगह रख दिया क्यू ई, और ओ बी लंबवत दूरी है ओ बी, तो लंबवत दूरी कितनी हो गई बताओ, ये ओ बी, तो ओ बी को ऐसे लिखो। अब ओ बी कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण क्या रहते हैं बताओ, बराबर, ये थीटा। तो इस त्रिभुज में देखो आप साइन थीटा निकालो, साइन थीटा, त्रिभुज ए ओ बी में साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना ओ बी, कर्ण कितना है ए बी, तो ओ बी बटे ए बी इधर गुणा हो जाएगा, तो ओ बी का मान कितना आ जाएगा बताओ, ए बी साइन थीटा आ जाएगा नहीं, ओ बी का मान आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और ए बी किसके बराबर है, ए बी 2a के बराबर है, तो ए बी की जगह लिख देंगे 2a साइन थीटा, तो ट्यो कितना आ गया बताओ, क्यू ई गुणा ओ बी की जगह क्या लिख देंगे 2a साइन थीटा, लिखा। अब देखो टाउ बराबर क्यू गुणा 2a, इसको एक साथ लिख देंगे, ई ऐसे ही और साइन थीटा ऐसे ही, तो टाउ बराबर क्यू गुणा 2a कितना हो गया बताओ, p, और ये हो गया ई, क्यू गुणा 2a, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, p से व्यक्त करते हैं, बताया था इस चैप्टर में शुरू में, तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, आया नहीं, तो बताओ कितना बल आघूर्ण लगेगा इस पे, ट्यो बराबर पी ई साइन थीटा लगेगा या नहीं। अब यदि अपन बात करें तो इसको सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई, ऐसा लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई, साइन थीटा किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, तो इसको पी क्रॉस ई लिखेंगे। आपसे पूछे बलाघूर्ण की दिशा क्या होगी, सदिश है तो सदिश की दिशा पूछ सकते हैं, तो दिशा कैसे होगी बताओ, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आए तो राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करते हैं, दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम से। कैसे कि पी और ई की दिशा, जैसे मान लो आपके पास ये देखो ऐसे यूं, ये पी की दिशा है और ये ई की दिशा है, ये पी की दिशा है, ये ई की दिशा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाना है, आपको क्या करना है, उंगलियों को घुमाना है पी से ई की तरफ, तो ये पी की दिशा ई की दिशा, तो उंगलियों घुमाएंगे पी से ई की तरफ, तो ये अंगूठा किसकी दिशा बताएगा, बलाघूर्ण की, तो बलाघूर्ण इन दोनों की दिशाओं के लंबवत होगा। जैसे अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे होता ई की दिशा कौन सी है, ई की दिशा हो गई ये वाली विद्युत क्षेत्र की, और पी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या बताई थी मैंने, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो ये वाली हो गई, तो पी की दिशा हो गई ये और ई की दिशा हो गई ये। अब पी से ई की तरफ घूमना है तो ये पी की दिशा है, ये ई की दिशा है, अब पी से ई की तरफ घूमना है न्यून कोण पे, तो पी से ई की तरफ ऐसे घूम गए पी से ई की तरफ, तो उंगलियों को ऐसे घुमाना है कि उंगलियां पी से ई की तरफ आए, तो कैसे घुमाएंगे, राइट हैंड लो, यूँ घुमाओ यूँ, तो ये तो उल्टा गया, ई से पी की तरफ, हमको घुमाना है पी से ई की तरफ यूँ, ये पी की दिशा है, ये ई की दिशा है, तो पी से ई की तरफ घुमाया तो अंगूठा आया अंदर की ओर, तो मतलब बलाघूर्ण की दिशा क्या हो गई बताओ, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। तो जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वहां पे अपन दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। इसी में आगे यदि बात करें छोटे छोटे केस, यदि मान लो इस थीटा का मान अपन रखते हैं 0 डिग्री, ये जो थीटा है, थीटा यदि थीटा 0 हो, तो अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा बताओ, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। और यदि थीटा 90 हो जाए तो साइन 90 का मान 1, तो टॉर्क जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम बलाघूर्ण लगेगा कितना, पीई, क्योंकि साइन 90 का मान क्या हो गया 1, और अगर 0 हो तो न्यूनतम बलाघूर्ण लगेगा, कितना लगेगा 0, थीटा का मान 0 रख दे, थीटा 0 मतलब अगर पी और ई की दिशा समांतर है तो थीटा 0, तो बलाघूर्ण मिनिमम लगेगा 0, और अगर पी और ई लंबवत हैं तो थीटा 90, तो अधिकतम बलाघूर्ण लगेगा कितना, पी गुणा ई, पी क्या है यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण, और ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझे यहाँ तक। आगे यदि अपन बात करें इसी में, आपके पास आएगा नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो है
साम्यावस्था है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था या संतुलन अवस्था। तो साम्यावस्था से आप क्या समझते हो, आप समझना ध्यान से इसको। देखो मैं आपको बताता हूं कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, समझना, ई की दिशा, ठीक है। अब यहां पे मैंने रख दिया एक विद्युत द्विध्रुव, ये रख दिया विद्युत द्विध्रुव, -q + q रखा। अब बताओ P की दिशा क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, P की दिशा क्या होगी। तो P की दिशा होती है विद्युत द्विध्रुव में -q से +q की ओर, -q से +q की ओर। तो बताओ क्या दिशा हो गई P की, ये P की दिशा हो गई ऐसे, ये -q है +q ऐसा माने तो ये P की दिशा हो गई। अब गौर से देखें तो P और E की दिशा क्या हो गई बताओ, P और E एक दूसरे के समांतर हो गए, दोनों के बीच का कोण थीटा 0, और थीटा 0 डिग्री हो गया तो टाउ कितना आ गया, मिनिमम 0। टाउ क्या होता है, PE sin थीटा, ट्यो का मान बताया था PE sin थीटा, थीटा का मान 0 रखें तो 0 हो गया, तो बला गुण 0 होगा। इस अवस्था को अपन बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था। क्या कहते हैं बताओ, विद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था या स्थायी संतुलन की शर्त। स्थायी संतुलन मतलब विद्युत द्विध्रुव या स्थायी संतुलन में है। कैसे है स्थायी संतुलन में, ये समझना। देखो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो ऐसी कल्पना करें आप थोड़ी देर के लिए कि यहाँ कोई धनावेशित प्लेट रखी हुई है और यहाँ पे कोई ऋणावेशित प्लेट रखी हुई है ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई धनावेश से ऋणावेश की ओर। और ये विद्युत द्विध्रुव बताया था जिसकी दिशा यूँ है, तो ये कैसे होती है, P की दिशा -q से +q की ओर। मतलब यहाँ एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, उसकी दिशा -q से +q की ओर। अब देखो आप स्थायी साम्यावस्था से क्या समझते हैं आप, ये एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, अगर आप इसको अपनी जगह से विचलित करते हो, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो, तो ये पुनः उसी जगह पे आ जाता है। इसका मतलब ये स्थायी अवस्था में है। कैसे, आप इसको थोड़ा सा तिरछा कर दो यूँ, तो -q यहाँ पहुँच गया और +q यहाँ पहुँच गया। अल्प विस्थापन, अल्प कोणीय विस्थापन देके छोड़ दो, अल्प रूप से विक्षेपित करके छोड़ो। तो जैसे ही अल्प विक्षेपित करके छोड़ोगे तो ये धनावेशित प्लेट इस ऋणावेश को वापस आकर्षित करेगी और ये ऋणावेशित प्लेट इस धनावेश को वापस आकर्षित करेगी, तो पुनः तुरंत उसी अवस्था में आ जाएगा। अब जरा सा विक्षेपित करो तुरंत, नीचे विक्षेपित करो तुरंत उसी अवस्था में। अल्प विस्थापन देके देखना है, हल्का सा झटका देके छोड़ो तो तुरंत उसी अवस्था में आ जाता है। तो इसका मतलब ये पहले जिस अवस्था में था बाद में भी उसी अवस्था में आ जाता है। तो ऐसी अवस्था को अपन बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था, ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरी कंडीशन बताता हूँ। ये तो पहली कंडीशन हो गई, याद रखनी है स्थायी साम्यावस्था कब होगी द्विध्रुव की, जब P और E समांतर हो, थीटा 0 हो, टाउ मिनिमम हो। अब देखो P और E समांतर हैं लेकिन थीटा 180 है, मतलब ये तो बोल सकते हैं समांतर, ये बोल सकते हैं प्रति समांतर। प्रति समांतर मतलब है तो समांतर लेकिन दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मान लें थोड़ी देर के लिए कि E की दिशा तो यही वाली है, E विद्युत क्षेत्र की, लेकिन विद्युत द्विध्रुव की दिशा उल्टी ले ली अपन ने, मतलब इधर तो रख दिया +q और इधर रख दिया -q, सही है। तो बताओ P की दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की और ये वाली होगी। अब बताओ E और P दोनों समांतर है लेकिन इनकी दिशा विपरीत है, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया बताओ, 180 डिग्री हुआ है ना। तो P और E एक दूसरे के प्रति समांतर हैं, प्रति समांतर मतलब विपरीत दिशा में और समांतर है, तो थीटा हो जाएगा 180 और थीटा 180 रखो तो टाउ मिनिमम आएगा, क्योंकि बला गुण का फॉर्मूला क्या है, PE sin थीटा, और थीटा की जगह 180 रखें तो sin 180 का मान भी कितना हो जाता है बताओ, 0। तो ट्यो का मान कितना आ गया, 0। तो इस अवस्था में भी बला गुण 0 आएगा। लेकिन ये जो अवस्था है इसे बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। है तो साम्यावस्था ही, लेकिन ये कैसी है बताओ, अस्थायी। क्यों है अस्थायी, आप समझो कि देखो P की दिशा आपकी बार इधर ली है, इसको मिटा देते हैं। अब मान ले विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। मान ले कि दो प्लेट रखी है यहाँ,
ये धनावेशित प्लेट है, ऋणावेशित प्लेट है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वही धनावेश से ऋणावेश की। ये विद्युत द्विध्रुव रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू। अब इसको अल्प विस्थापित करके देखो आप, अगर इसको अल्प विस्थापित कर देते हो आप ऐसे यूँ ऊपर की तरफ, तो ये प्लस क्यू यहाँ पहुँच जाएगा और माइनस क्यू यहाँ पहुँच जाएगा। अल्प विस्थापित किया, प्लस क्यू यहाँ पहुँच जाएगा, माइनस क्यू यहाँ पहुँच जाएगा। अब ये धनावेशित प्लेट इस प्लस क्यू को करेगी प्रतिकर्षित इधर यूं, और ये ऋणावेशित प्लेट जो है वो इस माइनस क्यू को भी क्या करेगी बताओ, प्रतिकर्षित। तो ये प्लस क्यू इधर जाने लगेगा, माइनस क्यू इधर, और यूं घूम के और ऐसे सेट हो जाएंगे। समझ रहे हो? अल्प विस्थापन देने पर ये विद्युत द्विध्रुव जो है वो घूम के 180 डिग्री के कोण पे सेट हो जाता है। मतलब अल्प विस्थापन देने पर इसकी स्थिति में परिवर्तन आता है, इसकी स्थिति बदल जाती है। तो ये कैसी साम्य अवस्था बताओ, अस्थायी साम्य अवस्था। मतलब ये 180 डिग्री घूम के और फिर साम्य अवस्था में आता है, तो इसे बोलते हैं अस्थायी साम्य अवस्था। पहली वाली में स्थिति नहीं बदलती, जिसमें था अल्प विस्थापन देने पर वापस उसी अवस्था में आ जाता है, लेकिन दूसरे वाले केस में स्थिति बदल जाती है, बदलती है ना, तो इसलिए ये क्या है, अस्थायी साम्य अवस्था। तो आपको ध्यान रखना है, जब थीटा 0 होगा और जब थीटा 180 होगा, तो थीटा 0 पे स्थायी साम्य अवस्था, 180 पे अस्थायी साम्य अवस्था, लेकिन दोनों केस में बला गुण क्या रहेगा बताओ, 0। ये समांतर होंगे और ये क्या होंगे, प्रति समांतर। तो इसी के साथ अपना चैप्टर 1 होता है कंप्लीट। आप सभी इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन ट्राई करें, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और न्यूमेरिकल, निबंधात्मक करने की जरूरत नहीं है, वो सब अपने नोट्स में क्लियर हो जाते हैं, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप ट्राई कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही आज।